गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग को जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के थर्ड पार्ट से मिलवाने वाले हैं, यानी कि उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों, उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जो है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप रिसर्च के फील्ड में चले जाएंगे तो भी आपको करना होगा, यानी कि रिसर्च ड्यूरेशन में भी ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं और लाइफ टाइम ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए दोस्तों एक एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है रिसर्च पेपर या आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है वर्कशॉप, थर्ड है कॉन्फ्रेंस, फोर्थ है सेमिनार एंड फिफ्थ है सिंपोजियम। रिसर्च पेपर यानी कि या फिर आर्टिकल, दोनों को हम सेम कहते हैं, बट जो आर्टिकल हम न्यूज़पेपर में देखते हैं या किसी मैगजीन में देखते हैं उससे ये डिफरेंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि रिसर्च पेपर जो होता है एक साइंटिफिक तरीके से लिखा जाता है, एक वैज्ञानिक तरीके से लिखा जाता है, बट वो जो न्यूज़पेपर वाला रहता है वो उसका कोई रूल नहीं होता। इसमें हमें कुछ एथिक्स को, कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है, राइटिंग करनी होती है। तो आइए हम इसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं दोस्तों कि क्या होता है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर को हम कह सकते हैं एक विस्तृत आलेख। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद जिसके हम बेस पे जो है जो रिसर्च होते हैं उसे हम सार्वजनिक रूप में यानी पब्लिकली उसे हम जो है पब्लिक फॉर्म में हम ढाल सकते हैं या उसको ढाला जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एक रिसर्चर जो होता है वो किससे किससे इंट्रोड्यूस होता है, एक स्कॉलरी से और एक बुद्धिजीवी वर्ग से, एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी दुनिया से वो परिचित होता है, अपना परिचय देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं रिसर्च पेपर में एक रिसर्चर क्या करता है। इसके बाद दोस्तों इसके थ्रू जो है रिसर्चर जो है एक फैक्चुअल डाटा, यानी एक जो फैक्ट होता है, एक जो तथ्य होता है, आउटलुक होता है एंड जो निष्कर्ष होता है, वो पूरी रिसर्च निष्कर्ष को, रिसर्च के ड्यूरेशन वो प्रेजेंट करता है पेपर में। इसके बाद है कि इस पूरी प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में जो है रिसर्चर क्या करता है, किसका जो है हेल्प लेता है, वो टू टाइप्स के सोर्सेज का हेल्प लेता है दोस्तों। एक है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी। दोस्तों इसके बारे में हम जो है पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, तो वो बताना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। वो इन दोनों सोर्सेज का एक रिसर्च पेपर लिखने के टाइम में ज़रूरत पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि राइटिंग रिसर्च फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज़। दोस्तों ये फैक्ट और आइडियाज़ क्या होते हैं, यानी कि हम जो फैक्ट लेते हैं और जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें हमें उनके डिफरेंसेस को माइंड में रखना पड़ता है, इसको मिक्सअप नहीं करना होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, जो फैक्ट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, ट्रू होता है और इसे हम सत्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इन्हें हमें प्रूफ करने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और इस वजह से जो है कि जो भी हमारा रिसर्च पेपर होता है वो अनेक विचारधाराओं यानी निरीक्षणों को, एक ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट इसके थ्रू किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की आशंका होने पे पुष्टि भी की जा सकती है। इसमें यह आवश्यक है कि जो रिसर्चर होता है इन दोनों डिफरेंसेस के को जो है मिश्रण यानी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पे क्या होता है दोस्तों कि जो रिसर्च पेपर होता है उसका लेवल जो है डाउन हो जाता है। इस तरीके से जो है हमें ये ध्यान देना होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से होकर गुजरती है, इसलिए इसमें जो है जो प्रेजेंटेशन का मेथड होता है वो भी वैज्ञानिक ही होगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर, यानी कि क्या प्रक्रिया चलती है
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सिलेक्शन ऑफ रिसर्च कंटेंट यानी एक विषय वस्तु का हमें चयन करना पड़ता है। उसके बाद हमें सर्वे ऑफ लिटरेचर यानी कि जो लिटरेचर हमें डिफरेंट बुक्स मिल गए, मैगजीन मिल गए, उसको हमें स्टडी करने पड़ते हैं, उसके जो है रेफरेंसेस को कलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव। दोस्तों हमने जो है एक प्रॉब्लम को डिसाइड कर लिया, इस पर हमें रिसर्च पेपर लिखना है। तो फिर उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्टिव भी, एक दो जो भी ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं उसे हमें करना पड़ता है कि हमें ये रिसर्च पेपर लिखने का क्या उद्देश्य है। फिर उसके बाद जो है हाइपोथेसिस की बात आती है। हाइपोथेसिस हमने पहले ही जिक्र किया था कि हाइपोथेसिस हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये जो सब प्रॉब्लम है वो कैसा है, क्या है, उसमें हमारी जो विचार है उसको बताते हैं। हाइपोथेसिस को बनाने के बाद हमें टेस्ट भी करना होता है दोस्तों, जो हम बाद में करते हैं जब हमारा डाटा कलेक्शन हो जाता है, जब हम रिजल्ट पे आते हैं। इसके बाद जो है रिसर्च सैम्पलिंग एंड डिज़ाइन की बात होती है। जो हम सैम्पलिंग यानी कि हमें कितने पॉपुलेशन, इस पर भी हम दोस्तों जो है डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें जो जिस पे स्टडी करनी है वो पॉपुलेशन क्या होगा और किस डिज़ाइन का हमारा रिसर्च होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा कि डायग्नोस्टिक होगा कि एक्सपेरिमेंटल होगा, किस तरीके का हमारा डिज़ाइन होगा रिसर्च का, उसकी जिक्र हम इसमें करते हैं। फिर उसके बाद यूज ऑफ रिसर्च मेथड यानी कि हम जो अभी कल आप लोग को बताए थे कि रिसर्च मेथड कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें हैं कि हमारा जो जिससे रिलेटेड टॉपिक हो गया, जैसे हमारा हिस्ट्री से है, हमारा जो सोशल इश्यूज़ पे है, कोई करंट मुद्दा है, कोई लैब का है, कोई मेडिकल का है, तो वो उस हिसाब से हमें जो है अपना मेथडोलॉजी अपनाना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डाटा। एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डाटा क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि हमें जो भी हमारे पास डाटा मिल जाता है कलेक्शन के बाद, उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। कैंक्लूजन क्या होता है दोस्तों, हमने तो एनालिसिस कर लिया डाटा का, ठीक है, उसका विश्लेषण कर लिया कि हाँ ये हमारे पास डाटा है, इसको हम ऐसे ऐसे जो भी क्लासिफिकेशन करने, जो भी टेबल्स बनाने, वो हमने कर लिया। अब बात आती है कि जो भी हम रिव्यू लिटरेचर, यानी अब बात इसकी आती है, ये जो लिटरेचर हमने रिव्यू किया था, हमारे जो रिजल्ट आए हैं उनमें कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या सेम डाटाज है या फिर डिफरेंस है। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिफरेंसेस इस डाटा से मैच नहीं करता है, तो क्या होता है दोस्तों कि एक जनरेशन के बाद हम यदि स्टडी करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट पूरा टोटली डिफरेंट आना ये तो हमारा रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टडीज़ किए हैं जो बहुत सारे रिसर्च के कंक्लूजन होते हैं उससे कंपैरिजन करते हैं। तो ये चीज़ें हमें बताना पड़ता है, यदि कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो हमको इसका काज बताना पड़ता है कि क्यों ये डिफरेंसेस आया है। तो कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है। इसके बाद बिब्लियोग्राफी की बात होती है। बिब्लियोग्राफी जो हम ये लिटरेचर रिव्यू किए हैं, वो बुक्स या मैगजीन हो गए, जो भी हैं, वो हम कहाँ कहाँ से लिए हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे हमें विवरण देना होता है। वो जो भी पेज नंबर पे है, किस ईयर में है, किस राइटर ने लिखा है, कौन से उसके पब्लिशर हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल फॉर्म में एक सीक्वेंस में जो है, इस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। बिब्लियोग्राफी अगर आप लोग पसंद हो तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा। हम बिब्लियोग्राफी पे बताएंगे किस तरीके से हमें रेफरेंसेस को राइट डाउन करना चाहिए अपने आर्टिकल में या फिर अपने जो भी थीसिस होते हैं उसके। इसके बाद आता है फोकस ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारा जो पेपर है वो मैगजीन यानी जो न्यूज़पेपर की तरह नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमें एक वैज्ञानिक विधि अपनाना पड़ता है। इसमें डिडक्टिव इंडक्टिव जो लॉजिकल फ्रेम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो इसलिए हमें जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है, उस पर फोकस करना पड़ता है। इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, पहला तो चीज़ ये है कि जो रिसर्चर है वो रिसर्च पेपर लिखने में उसके क्रिएटिविटी यानी कि उसकी क्या एबिलिटी है क्रिएटिव के फील्ड में, वो चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं इसी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे। और इसके बाद इट शुड बी नॉट यूज टू इन्फरल बेस्ड इन डॉक्यूमेंट एडिटोरियल आर्टिकल। ये क्या होता है दोस्तों कि ये जो है
एडिटोरियल जो हम पहले बात किए थे कि जो भी हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं उसकी तरह नहीं होना चाहिए, उस पर आधारित नहीं होना चाहिए और इसमें आधारित दस्तावेजों को शामिल नहीं करना चाहिए, जैसे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से हमें इन सारे प्रोसेस को अपनाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो एक गुड रिसर्च आर्टिकल लिखने में मददगार होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन। हमारे जो हाइपोथेसिस हैं, उपकल्पना है और रिसर्च क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके विदाउट इसके हम जो है रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो वो उतना एथेंटिक नहीं होते हैं। फिर फ्यूचर सजेशन, जैसे कि हमें जो टॉपिक लिया है उसमें और आने वाली जो पीढ़ी है, जो रिसर्चर हैं, वो उसमें आगे और क्या कर सकते हैं वो सजेशन सुझाव देना होता है। सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन कम कंक्लूजन, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं यानी विषयों का विवरण होने के साथ साथ पूरे अनुसंधान लेख का यानी रिसर्च पेपर का हमें कंक्लूजन देना चाहिए। रेफरेंसेस, जैसे कि हमने बिब्लियोग्राफी बताया था उसी तरह ये भी होता है, हमें रेफरेंसेस देने होते हैं कि क्या, कहाँ, कैसे, किस ईयर में, किस पब्लिशर ने किया है, वो सारे डिटेल फॉर्म में हमें एक सीक्वेंस में देना पड़ता है। इट शुड बी नॉट यूज ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल, पहले इसका जिक्र हो चुका है दोस्तों कि न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुक रिव्यू नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉट मिक्स फैक्ट एंड आइडिया, यानी कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं जैसा हमने पहले बताया, और आइडियाज़ जो आपके विचार हैं उसको मिक्स नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का हमें एक गुड रिसर्च आर्टिकल में बहुत ही ज़रूरी तत्व होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वर्कशॉप यानी कि जिसमें हम एक्टिविटी करते हैं किसी स्किल को लर्न करने के लिए, इसका हम यही मीन्स ले सकते हैं दोस्तों। वर्कशॉप जो होता है, जो फर्स्ट टाइम में आया था वो एक फैक्ट्री यानी कारखाना में जो स्किल्स जो वर्कर के होते थे उसके लिए यूज किया गया था। फिर हमारे ये जो रिसर्च के फील्ड में आया, वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जो हमारे रिसर्चर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनमें न्यू स्किल्स को बिल्ड करना और वो अपने क्षेत्र में उसको अप्लाई करें, उसके लिए वर्कशॉप बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये एक्टिविटी पोर्शन को देखते देखते जो भी रिसर्चर हैं उनके बिहेवियर ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके बिहेवियर चेंजिंग की बात की जाती है, और इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से मेथड, मेज़र और जो कंक्लूजन होते हैं कब और कहाँ कैसे देना है, इन सारी चीज़ों को इसमें यूटिलाइज किया जाता है। तो जो वर्कशॉप होता है दोस्तों, ये कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले कन्वेनर होता है, ये इसे हम संचालक कहते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजर, ये होता है आयोजन करने वाला, जो प्रोग्राम जो वर्कशॉप में किया जाएगा एक्टिविटी उसको कहते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी कि जो स्पेसिफिक उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनकी बात किया जा रहा है। विषय विशेषज्ञ होते हैं ये पार्टिसिपेंट, जो स्किल जिनको लर्न करना है, जिन्हें ट्रेनिंग लेना है, उसे हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। इसका मेन मोटो होता है दोस्तों कॉग्निटिव, यानी कि एक ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, जिसमें जैसे कि वो कठिन जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर उनमें जो सोशल और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो उसका डिस्क्रिप्शन देना, और उनके जो रिसर्च के मेथड है उसको डिटरमाइन करना, और प्रॉब्लम्स के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद अफेक्टिव की बात करें, भावात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, एक रिसर्च में एक बिलीफ लाना कि रिसर्च की चीज़ें विश्वास से परे न हो, ये भी एक उद्देश्य होता है वर्कशॉप का। और जो तत्कालीन समस्या है, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उसके प्रति जो है अवेयर करना, और इस प्रोसेस में जो रिसर्च का प्रोसेस होता है उसका प्रशंसा करना या प्रेज करना। और इसके साथ ही एक ऑब्जेक्टिव अफेक्टिव में ये होता है कि ये प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स के लिए भी जागरूक करना भी होता है। इसके बाद साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है दोस्तों, इसमें जो है जो अनुसंधान की समस्याओं का जो चयन और निर्धारण करना है, ये उद्देश्य
होता है, और एक एबिलिटी को डेवलप करना, और साथ ही साथ जो आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त करना, और साहित्य का एक संरक्षण, एक कंजर्वेशन करना भी साइकोमोटर एब्जेक्टिव के तहत आता है, मनोक्रियात्मक उद्देश्य वर्कशॉप का होता है। इसके बाद दोस्तों हम ये आते हैं कि वर्कशॉप का जो फॉर्मेट है, यानी कि किस किस फॉर्म में होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो वर्कशॉप होता है दोस्तों, ये 3 स्टेज से गुजरता है। पहला है ये प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन, सेकेंड है करेक्शन ऑफ एरर्स, एंड थर्ड है इन्वेस्टिगेटर। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होता है दोस्तों, ऐसे तो हमारा वर्कशॉप होता है जो 1 वीक का होता है, लेकिन मिनिमम जो है 3 डेज का होता है, 10, 15 ये सारे डेज में कंप्लीट हो सकता है ये, बट मिनिमम जो है 3 डेज से कम वर्कशॉप नहीं हो सकता है, जो भी हमारे डेज होते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो होता है दोस्तों, वो प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन की बात होती है। जो भी हमारे फैक्ट्स हैं उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, उसे क्लियर करना पड़ता है। सेकेंड स्टेज में करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि इसमें जो हमारे छोटे छोटे जो भी ट्रेनिंग लेने वाले हैं, स्किल्स को सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले, उन्हें हम छोटे छोटे समूहों में पहले डिवाइड करते हैं, उन्हें ये फ्री कर देते हैं, उनको एक एक्टिविटी देकर, फिर वो आपस में मिलकर जो है ग्रुप में वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर उसमें जो गलतियां होती हैं, फिर वो इकट्ठा होकर जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटि होता है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन लास्ट जो स्टेप होता है दोस्तों, इसमें जो डिवाइड ग्रुप है वो एक साथ मिलते हैं और अपने काम जो किए हैं, जो वर्क किए हैं, उसको एक्सप्लेन करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो सेकेंड स्टेज एक करेक्शन ऑफ एरर का स्टेज होता है, इसमें भूल चूक जो होती है उसमें सुधार किया जाता है। थर्ड स्टेज जो होता है दोस्तों, वो इन्वेस्टिगेटर का होता है। ये एक फॉर्मल वे होता है, इसमें जो ट्रेनिंग ले रहे हैं मेंबर हैं, वे जब अपने फील्ड में जाते हैं, जो जिस फील्ड से वो आए हैं उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस जो ये अवस्था है, इसको हम इन्वेस्टिगेटर की अवस्था कहते हैं, स्टेज कहते हैं। तो आइए हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। पहला तो हम नए कॉन्सेप्ट और अप्रोच, यानी जो नई अवधारणाएं हैं, उपागम है, उससे परिचित होते हैं। दूसरा है वी फीलिंग। दोस्तों इसमें हम टीम वर्क में काम करते हैं। वर्कशॉप में जो भी हमें एक्टिविटी कराई जाती है ग्रुप में छोटे छोटे बांटकर, उसमें एक वी फीलिंग यानी टीम की फीलिंग की भावना जो है डेवलप होती है। और तीसरा है कि टू अचीव हायर कॉग्निटिव फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है संज्ञात्मक और जो कार्यात्मक हैं, ये सारी क्रियाएं भी एक हायर लेवल पे उपलब्ध होती हैं। इसके बाद लिमिटेशन की बात करते हैं कि क्या सीमाएं होती हैं। लैक ऑफ कोलैबोरेटिव मेथडोलॉजी, पहला तो ये हो गया, यानी कि इसमें जो है सहयोगात्मक कार्यप्रणाली का अभाव होता है। इसके बाद है कॉग्निटिव इज लेस देन प्रैक्टिकल, यानी कि ये ज्ञानात्मक कम होकर व्यवहारिक यानी क्रियात्मक अधिक होता है। इसमें एक्टिविटी जो है ज़्यादा होता है। लैक ऑफ इंटरेस्टनेस एंड रोचकता का अभाव, यानी रुचि की कमी होती है कि कौन इस एक्टिविटी को करना चाह रहा है कि नहीं करना है, जिससे जो है कि दिक्कतें आती हैं। लैक ऑफ स्पेशल कंटेंट का भी अभाव रहता है इसमें, जो भी विषय विशेषज्ञ होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द वर्कशॉप एट अ डिफरेंट प्लेसेस, दोस्तों ये वर्कशॉप होता है जो डिफरेंट प्लेसेस पे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिससे जो ये आयोजन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें ये सीमाएँ आती हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या है दोस्तों? कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन, यह जो है व्यक्तियों जो अनुसंधानकर्ताओं की एक सभा होती है, इसको हम एक सभा कह सकते हैं, जहाँ पे फॉर्मल रूप से जो है सूचनाओं एवं विचारों का जो है आदान प्रदान होता है, तथा जहाँ कोई विशिष्ट कार्य या समस्या पर एक निश्चित समय में जो है वाद विवाद किया जाता है। विषय विशेषज्ञों का एक समूह होता है, जिसमें अनुसंधान के बारे में जो है डीप जो है एनालिसिस किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके या उसका समाधान ढूंढा जा सके। यदि हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है दोस्तों। इसमें जो है कि रिसर्चर जो है एक कॉग्निटिव और इफेक्टिव जो उद्देश्य होते हैं उसको बहुत ही भली भांति
प्राप्त करता है। इसके यदि हम टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो है रीजनल लेवल पे होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है। दोस्तों जो रीजनल लेवल का होता है वो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आता है, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं। नेशनल लेवल पे जो होते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्र से संबंधित धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक या कोई सांस्कृतिक विषय हो, तो उससे रिलेटेड हम नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस करते हैं। इंटरनेशनल पे ये हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग जो प्रॉब्लम होते हैं वो, और वैज्ञानिक आविष्कार के साथ साथ नए उपागम संबंधी जो समस्या होते हैं उनका चिंतन मनन करने, जैसे यूनेस्को हो गया, यूएनओ द्वारा आयोजित जो पर्यावरणीय मतलब जो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस होते हैं आदि इसके तहत किए जाते हैं। फिर बात आता है दोस्तों कि इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इसके प्रोसेस में हम स्टार्ट देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभ। इसमें जो सभाध्यक्ष होता है जो होता है वो सभा के उद्देश्य यानी कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव को बताता है, और इस जिससे जो है रिसर्चर को जो सब्जेक्ट होता है उससे उसे परिचय कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद डिस्कशन की बात आती है। डिस्कशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आंसर पूछकर प्रारंभ किया जाता है, और इसके बाद जो है एंडिंग होता है। एंडिंग में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सभापति बना रहता है वो सभी जो पॉइंट हैं उसका एक जो है स्मॉल जो मतलब संक्षिप्त रूप से एक कंक्लूजन देता है, इस निष्कर्ष निकालता है। और सम्मेलन का जो निष्कर्ष कंक्लूजन होता है इसमें सभी सहभागियों को प्रदान किया जाता है कि क्या इस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन निकाल के आया। इसके बाद हम बेनिफिट्स की बात करते हैं दोस्तों। इसका बेनिफिट्स क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ हैं। पहला है कि समस्या समाधान हो जाता है, सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये होती है कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कम्युनिकेट करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर होता है बहुत सारे विद्वान से मिलता है, विषय विशेषज्ञ से मिलता है, और लोगों से मिलता है, जिससे उसका एक कम्युनिकेशन बढ़ता है, वो उससे जानकारी लेता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल एंड मेथड, नए नए स्किल को और मेथड्स को का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी एंड एंड्योरेंस क्वालिटी, इसके द्वारा जो है कि कार्यकुशलता और ये सारे संयम, ये सारी चीज़ें जो सेल्फ एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट भी होता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है दोस्तों? सिंपोजियम जो वर्ड है दोस्तों, फर्स्ट टाइम में ये प्लेटो महोदय द्वारा स्टार्ट किया गया। ये जो होता है ये इनका ये कहना था कि ये एक सुंदर आदान प्रदान करने के लिए जो है ब्यूटीफुल एक्सचेंज आइडियाज वर्ड प्रेजेंटेड टू गॉड, यानी कि आदान प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें ईश्वर के प्रति विचार प्रस्तुत किए गए थे, यानी गॉड के प्रति। सिंपोजियम इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन विच मोस्ट आर ऑल पीपुल इन अ फेवर ऑफ दैट डिसीजन। क्या है ये कौन सा टेक्निक है? ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, जिसमें मोस्ट या फिर ऑल पीपुल जो है उसके निर्णय के पक्ष में होते हैं। ये ऐसा टेक्निक है दोस्तों। इसमें हम ये कह सकते हैं इस तरह से कि यह एक ऐसा समूह है जिसमें श्रोता को उत्तम प्रकार के विचारों से अवगत कराया जाता है। श्रोता जो प्रकरण होता है संबंधी सामान्य तैयारी के अपने द्वारा अनुभव किए हुए विचारों को सम्मिलित करते हैं और नीति मूल्यों तथा बोधगम्यता के संबंध में एक अपना डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो इस प्रोसेस में जो रिसर्चर होता है सभी प्रकरणों से संबंधित विचारों को शामिल करते हैं तथा नीतिगत मूल्यों की बोधगम्यता के संबंध में भी निर्णय देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि जो भी अनुसंधानकर्ताओं के बीच सहभागिता के मूल्य को विकसित करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल एज नोइंग देम, यानी समस्याओं के विभिन्न पक्षों की जानकारी के साथ साथ उनकी पहचान करने की कला का भी विकसित करना, यानी समस्या को पहचान करने उनके जो है जानकारी के साथ उनकी पहचान करने की कला भी विकसित करना। फिर आता है टू कन्वे द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स, किसी विषय विशेष में उस क्षेत्र के जो स्पेसिफिक विशेषज्ञ हैं उनका राय
से अवगत कराना। फिर है आइडेंटिफाई द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द रिसर्च केस एंड मेकिंग इट कॉम्प्रिहेंसिव, यानी अनुसंधान प्रकरण के विभिन्न बिंदुओं को पहचान कर उसे बोधगम्य बनाना। इसके टाइप्स हैं दोस्तों, उसकी बात करते हैं। थ्रू अ टॉपिक एंड थ्रू अ केस स्टडी। थ्रू टॉपिक के थ्रू हम जो है कि इसमें एक समूह समन्वयक होता है और निटर होता है, जो जिसके द्वारा एक विषय दिया जाता है, एक सब्जेक्ट दिया जाता है, और स्टूडेंट जो भी होते हैं उनसे निर्धारित अवधि में डिस्कशन करने को कहा जाता है। और थ्रू केस स्टडी में इसमें कभी कभी समूह को एक केस स्टडी अध्ययन की स्थिति छपी हुई दे दी जाती है और अभ्यर्थियों को 3-4 मिनट का समय दिया जाता है इसे पढ़ने और समझने के लिए। और इस केस स्टडी एकल विषय अध्ययन के आधार पर प्रश्नों की चर्चा करनी होती है। तो इस 2 तरह का सिम्पोजियम में किया जाता है, टॉपिक के थ्रू और केस स्टडी के थ्रू। इसका उपयोग की बात करते हैं कि क्या एप्लीकेशन है सिम्पोजियम का। तो इसमें सबसे पहले हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो भी सेशन सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है, वहाँ पे कर सकते हैं एजुकेशन का। शिक्षा के सत्र प्रणाली और वार्षिक प्रणाली में छात्रों में अनुदेशनहीनता की स्थिति में कर सकते हैं। और एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करने के लिए कर सकते हैं द टीचर्स एडवांटेज इन स्टूडेंट लर्निंग। इसमें हम जो भी हमारे छात्र शिक्षण में अध्यापक की उपादेयता है उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो सिम्पोजियम हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों है सेमिनार। सेमिनार यानी कि संगोष्ठी या विचार गोष्ठी। इसका जो ये जो विधि है, ये जो टेक्निक है, इसमें जो है चिंतन स्तर यानी थिंकिंग लेवल के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। यानी कि एक थिंकिंग लेवल का लर्निंग किया जाता है, इंट्रोडक्शन की परिस्थिति यहाँ पे की जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, और एक डेमोक्रेटिक जो है वैल्यूज को प्रोवाइड करता है। इंडिपेंडेंट थॉट यानी स्वतंत्र चिंतन को भी ये बढ़ाता है। सेमिनार क्या क्या करता है, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करता है, और तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट थॉट लाता है। ये डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड थिंकिंग लेवल। इसके बाद दोस्तों ये बात है कि लिमिटेड एंड फॉर्मल इन नेचर। ये क्या होता है कि ये बहुत ही सीमित होता है, औपचारिक होता है प्रकृति के रूप में। मोर टॉपिक्स इन अ लिमिटेड टाइम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कई टॉपिक को किसी जो है निर्धारित समय में ही कवर करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंटेड सिंपली। जो भी कठिन विषय होते हैं उन्हें हमें प्रेजेंट करना होता है बहुत ही सिंपल वे में, जो है सरल भाषा में प्रेजेंट हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। और ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या कौन सा स्किल, मतलब कि प्रेजेंटेशन का जो है एक लॉजिकल फ्रेम में डेवलप करने में मदद करता है प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो फिर उसके बाद आता है कंपोनेंट इन ऑर्गेनाइजम सेमिनार, यानी कि किस किस कंपोनेंट से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सेमिनार को, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों ऑर्गेनाइजर, यानी कि व्यवस्थापक। इसके द्वारा कार्य योजना यानी जो वर्क है उसका प्लान प्रिपेयर करना, और जो स्पीकर है उसको निर्धारित करना, जो सब्जेक्ट निर्धारित करना, सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स को अलग अलग वक्ताओं को बांटना, ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजर के थ्रू की जाती है। फिर प्रेसिडेंट का काम आता है। प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, यह जो है प्रोग्राम को निर्देशित करता है, उसको कन्वे करता है, और जो भी सेमिनार के विषय है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उस पर चर्चा करवाता है जो प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद स्पीकर्स का रोल क्या है दोस्तों, इसको वक्ता कहते हैं। ये सब्जेक्ट पे जो भी टॉपिक है उस पर अच्छी तैयारी कर एक प्रतिलिपि प्रतिभागियों को देता है, और विषय संबंधी प्रश्नों को परिभाषित करने के लिए तैयार रहना।
ये सारी चीज़ें स्पीकर्स के थ्रू की जाती हैं। पार्टिसिपेंट्स क्या करता है दोस्तों, ये संगोष्ठी में भाग लेता है और वक्ताओं यानी जो स्पीकर है उसको सुनता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है और उस पर स्पष्टीकरण यानी कि क्लियरनेस मांगता है पार्टिसिपेंट। तो इन कंपोनेंट्स से सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाइस। फिर उसके बाद टाइप्स की बात आती है दोस्तों कि कौन कौन से टाइप्स का सेमिनार होता है। पहले मिनी सेमिनार। मिनी सेमिनार क्या होता है दोस्तों, ये क्लास वाले सेमिनार होते हैं जो क्लास पे बेस होते हैं। मेन सेमिनार क्या होता है दोस्तों, ये जो है बड़ी संगोष्ठी होती है, ये किसी इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। नेशनल सेमिनार क्या होता है दोस्तों, ये राष्ट्रीय सेमिनार होता है, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं जो नेशनल इश्यूज को लेकर होते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार क्या है दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जैसे आयोजित किया जाता है। जैसे आपका यूएनओ हो गया, यूएनओ हो गया और यूनेस्को हो गया, इन सारे लोगों के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके प्रोसेस पे कि क्या क्या प्रोसेस होता है सेमिनार में। सबसे पहले होता है दोस्तों इसमें सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि एक किसी सब्जेक्ट को चयनित किया जाता है किस पे जो है सेमिनार होगा। विषयों से संबंधित प्रकरण तैयार करना, जो विषय है जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें एक प्रकरण तैयार करना पड़ता है। सेलेक्टिंग द स्पीकर हु प्रिपेयर्ड द केस फॉर्म, प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाले वक्ता का चयन करना, जैसे स्पीकर को चयनित किया जाता है। इनवाइटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जो विभिन्न संस्थाएं हैं वहाँ से व्यक्तियों को, जो स्पेसिफिक व्यक्ति हैं उन्हें इनवाइट करना विभिन्न संस्थाओं से। फिर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट टू कंडक्ट सेमिनार वर्क, उसके बाद जो है एक संचालन हेतु जो प्रोग्राम है सेमिनार के उसमें जो है अध्यक्ष का चुनाव करना। फिर डिटरमाइंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाय द चेयरमैन, इसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसकी अनुमति से अध्यक्ष द्वारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाय चेयरमैन, यानी कि जो अध्यक्ष द्वारा संचालन प्रक्रिया का जो है निर्धारण किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज बाय स्पीकर्स विद द परमिशन ऑफ स्पीकर, अध्यक्ष की अनुमति यानी प्रेसिडेंट की अनुमति से जो स्पीकर द्वारा जो है विचारों थॉट्स को प्रेजेंट करना किया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर प्रोसीजर, इसमें जो है प्रश्न उत्तर जो है कार्यविधि होती है। फिर द चेयरमैन सबमिट्स हिज व्यूज, जो चेयरमैन होता है जो अध्यक्ष द्वारा विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फाइनली पब्लिशिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द केसेस एंड डिबेट्स, अंत में क्या होता है जो प्रकरण है तथा वाद विवाद के निष्कर्षों का प्रकाशन हमें करवाना होता है। इसके बाद दोस्तों जो है कि हमारा सेमिनार का क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव हो गया। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है दोस्तों वो अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस होता है उसको प्रेजेंट करने का एक क्षमता का विकास करना होता है। और दूसरा जो है हमें क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने और यानी एनालिटिकल जो है एबिलिटी को डेवलप करना भी उद्देश्य होता है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी कॉग्निटिव में ही आता है। और एनालिसिस करने की एबिलिटी का डेवलपमेंट करना भी कॉग्निटिव के क्षेत्र में ही ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हम अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भावनात्मक उद्देश्य की, तो इसमें जो हमारा इमोशंस है उसको स्थिर करना भी विकसित करना उद्देश्य होता है। और शोध परिणामों की यानी जो रिजल्ट आता है उसको प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना भी इसका उद्देश्य है। और रिसर्चर के जो भी रिसर्च के रिजल्ट आते हैं और रिसर्चर जो भी है उसका परस्पर सम्मान, उनमें जो है परस्पर सम्मान की भावना का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। तो इस तरीके से हमारा सेमिनार हो गया। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है ये क्लास था यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ये जो वीडियो है आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसे ध्यान रखिएगा और बाद में भी आएगा। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।